देश विरोधी साजिश किस तरह से रची जा रही है, उसमें शामिल रहने वाले लोगों की कमर तोड़ने का काम जारी है। आपको जानकारी दे दें कि 22 सितंबर को एनआईए ने तमिलनाडु और केरल समेत कुल 15 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की और इस दौरान छापेमारी में देश भर से 106 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। पीएफआई और उससे जुड़े लोगों की ट्रेनिंग, गतिविधियों, टेरर फंडिंग और लोगों को संगठन से जोड़ने के खिलाफ एनआईए की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई थी। एनआईए की छापेमारी के विरोध में 23 सितंबर को पीएफआई ने केरल बंद बुलाया और इस दौरान तिरुवनंतपुरम से लेकर कई जिलों में सरकारी बसों और गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। इसके साथ ही महाराष्ट्र के पुणे में भी पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। वीडियो सामने आने के बाद पुणे पुलिस एक्शन में आ गई है और वीडियो की जांच में जुट चुकी है। वहीं नारेबाजी को लेकर महाराष्ट्र सरकार सख्त मूड में है और आरोपियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए जा चुके हैं। पीएफआई का प्लान 2047 डीकोड हो गया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का असली चेहरा सामने आ गया है। आज हम पीएफआई की देश विरोधी गतिविधियों का पर्दाफाश करेंगे। इसके साथ ही मुसलमानों के हिमायती होने का दावा करने वाला पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़ी आज विस्फोटक खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से देश के अंदर खौफनाक साजिश रची जा रही थी। वहीं पीएफआई के कमांडर मजहर खान की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े खुलासे हुए। उसके लैपटॉप और मोबाइल ने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। पीएफआई की साजिश का पर्दाफाश। लैपटॉप ने उगले एक एक राज। पीएफआई का प्लान 2047 डिकोड। देश के अलग अलग राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर रेड के दौरान 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब एक एक राज का पर्दाफाश होने लगा है। ये बात सबके सामने आने लगी है कि कैसे इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश पीएफआई की तरफ से रची गई थी और इसकी जिम्मेदारी पीएफआई ने अपने कमांडरों को दी थी, जो अपने साथियों के साथ मिलकर इसे अंजाम देने की कोशिश में जुटे हुए थे। महाराष्ट्र एटीएस ने मुंबई और उसके आसपास के इलाकों से पीएफआई से जुड़े 5 लोगों को गिरफ्तार किया और पूछताछ में पीएफआई का प्लान 2047 सामने आया है। पीएफआई का प्लान 2047 डिकोड। जब एटीएस ने पीएफआई के सदस्य मजहर मसूर खान को गिरफ्तार किया और उसके बाद उसके घर के एक एक चीज को तलाशा, तो एटीएस को एक के बाद एक ऐसी चीजें मिली जिसने पीएफआई की खौफनाक साजिश से पर्दा उठा दिया। एटीएस को मजहर खान का मोबाइल मिला, जिसे जब्त कर लिया गया। मजहर खान के 2 लैपटॉप को भी जब्त किया गया है। मोबाइल और लैपटॉप में दर्ज है एक एक साजिश। खबर है कि जब एटीएस ने मजहर खान के मोबाइल को तलाशना शुरू किया तो उसमें से एक पीडीएफ फाइल बरामद हुई जिसका नाम इंडिया 2047 एम्पावरिंग द पीपल है। दिखने में ये डिजिटल दस्तावेज मामूली सा नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे इसके पन्ने पलटते गए पीएफआई का प्लान डिकोड होता चला गया। इस डॉक्यूमेंट में 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का प्लान है। इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए हथियार उठाने पर जोर दिया गया है। इस डॉक्यूमेंट में लव जिहाद और शरीयत कानून लाने की योजना का भी जिक्र किया गया है। न्यूज़ 18 इंडिया ने जब इस दस्तावेज को लेकर मजहर खान के परिवार वालों से बात की तो परिवार वालों ने इस पूरे के पूरे दस्तावेज से मजहर खान से संबंध न होने का दावा किया। ये जो डॉक्यूमेंट है ये सिर्फ मेरे डैडी के पास नहीं, आपको नेट में हर जगह मिल जाएगा। आप कहीं पर भी ढूंढोगे ना इंडिया 2047 यही डॉक्यूमेंट आएगा। इतना वायरल करवा दिया गया है इसको कि ओरिजिनल जो चीज थी वो बिल्कुल छुप गई है। एटीएस को जो डॉक्यूमेंट मजहर खान के मोबाइल से मिला है, ठीक वैसा ही डॉक्यूमेंट बिहार के फुलवारी शरीफ केस में गिरफ्तार आरोपियों के पास से बरामद हुआ था, जिसका एक एक पन्ना खौफनाक साजिश से भीगा हुआ है और इसमें पीएफआई से लोगों को जोड़ने के लिए और 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की पूरी प्लानिंग बताई गई है, जिसमें मुसलमानों के खस्ता हाल दिखाकर उनको भड़काने का जिक्र है। अल्पसंख्यक होने की वजह से भेदभाव दिखाकर भड़काने का जिक्र है। गुजरात दंगों का खास तौर पर इस डॉक्यूमेंट में जिक्र किया गया है। मुसलमानों पर अत्याचार दिखाते हुए उन्हें भड़काने का जिक्र है। इसके साथ ही इस डॉक्यूमेंट में यह भी बताया गया है कि कैसे मुसलमानों को भड़काने के बाद उन्हें पीएफआई से जोड़ना है,
कैसे उनको बताना है कि पीएफआई ही मुसलमानों की असली लड़ाई लड़ सकती है। इसमें साल 2015 से 2047 तक का टास्क दिया गया है, जो हर 5 साल बाद बदलता रहेगा, जिसमें संसद में मुसलमानों की बढ़त से लेकर सिस्टम तक में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का जिक्र है, जिससे जरूरत पड़ने पर हर तरीके से वो साथ खड़े रहें। लोगों के लिए भलाई का काम कर रहे थे। इसके लिए एकजुट हो, एक लोग हो, सब साथ हो। आज हमारा काम कोई नहीं कर, हमारी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा, गरीबों की आवाज़ सुन नहीं रहा, सबको मार रहे हैं, गरीबों को, लोगों को फंसा रहे हैं उल्टे सीधे उसमें केसों में। इसके लिए हम सब ये आवाज़ उठाने के लिए पीएफआई बनाए। मजहर खान के मोबाइल से मिला ये पूरा का पूरा अंग्रेजी में लिखा जखीरा पीएफआई की साजिश को बताता है कि कैसे वो अलग अलग हथकंडे आजमाते हुए अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देना चाहता था, और उसने इसका पूरा प्लान भी तैयार कर लिया था, जिस पर एटीएस की कार्रवाई ने पानी फेर दिया। न्यूज 18 इंडिया पहले से ही पीएफआई के आईसिस से ताल्लुक बताता रहा है, और अब इस वीडियो ने पीएफआई का पाकिस्तान प्रेम बेनकाब कर दिया। अब आपको पीएफआई के आतंकी कनेक्शन के बारे में पूरी डिटेल देते हैं। दरअसल अलकायदा और आईएसआईएस से पीएफआई के संबंध हैं। कट्टरपंथी सैयद मौदूदी अल्लामा इकबाल को फॉलो करता है, सिमी और एलटी के टी-नजीर ग्रुप को फॉलो करता है। पीएफआई के 15 कैडर पहले से ही आईएसआईएस से जुड़ चुके हैं। पीएफआई के अफगानिस्तान में भी कई कैडर सक्रिय हैं। तो पीएफआई के कमांडर मजहर खान को एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है, और उसकी कुंडली खंगाली तो सामने ये आया है कि वो न सिर्फ पीएफआई से जुड़ा है, बल्कि और भी संगठन उसके साथ काम करते हुए नजर आए। वो इससे पहले सिमी का सदस्य भी रह चुका है, और देश विरोधी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए वो अलग अलग हथकंडे आजमाता था। मजहर खान के मोबाइल के साथ उसके लैपटॉप से भी कई राज खुले हैं। पता चला है कि कैसे वो पीएफआई के लिए काम कर रहा था। गिरफ्त में पीएफआई का कमांडर मजहर खान। तलाशी में मिले साजिश के सामान। मोबाइल ने उगला एक एक राज। लैपटॉप ने किया साजिश का पर्दाफाश। एटीएस ने पीएफआई के जिस कमांडर मजहर मसूर खान को गिरफ्तार किया, वो सिर्फ पीएफआई की प्लानिंग का हिस्सा भर नहीं था, बल्कि उस प्लानिंग को अंजाम देने में भी जुटा था। मजहर मसूर खान के मोबाइल से भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश वाले जो सनसनीखेज डॉक्यूमेंट बरामद हुए हैं, उस डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल सिर्फ मजहर मसूर खान खुद पढ़ने के लिए नहीं करता था, बल्कि वो एक यूट्यूब चैनल भी चलाता था। 2014 तक न जाने कितने राज गुजरात की सत्ता दबाए बैठी है। 2002 में गुजरात दंगे, उसके बाद लगातार बम ब्लास्ट, उसके साथ साथ गुजरात को हिंदुत्व मॉडल के तौर पर पेश किया गया है। इस YouTube चैनल के जरिए वो इंडिया 2047 में दिए गए नफरती बातों का इस्तेमाल लोगों को भड़काने के लिए करता था। जब एटीएस ने मजहर खान के घर की तलाशी ली, उस वक्त एटीएस को 2 लैपटॉप भी बरामद हुए। लोगों ने रिपेयरिंग करने के लिए दिए थे वो लैपटॉप। वो रिपेयरिंग जो करने के लिए दिए थे, उसने हम लोगों को गलत लैपटॉप भेज दिया था। हम लोग ने उसको बोला था कि ये हमारा लैपटॉप नहीं है, तो वो लैपटॉप भी था जो गलत लैपटॉप हम लोगों के पास आ गया था, वो लैपटॉप भी था। और जो हम लोगों का लैपटॉप था, हम लोगों ने अभी एक ही दिन पहले लेकर आए थे, और ये वाला जो लैपटॉप था दूसरा, वो हम लोगों को देना था, लेकिन वो अंकल आकर ले नहीं रहे थे। उस टाइम पर उनके पास थोड़ा काम था, इसीलिए वो आए नहीं थे लेने के लिए। ये दोनों लैपटॉप लेकर गए, और 2 पेन ड्राइव थे। इस लैपटॉप के खोलते ही मजहर खान और पीएफआई का पूरा प्लान खुलकर आ गया, क्योंकि इसमें ही मजहर खान का पूरा नफरती जखीरा बरामद हुआ। लैपटॉप में मजहर के भाषण वाले वीडियो मिले हैं। वीडियो में मजहर खान के भड़काऊ भाषण है। मुसलमानों पर अत्याचार और लिंचिंग का जिक्र कर भड़काने की कोशिश करता नजर आता है मजहर खान। संविधान पर भरोसा न करने की लोगों से अपील करता है, और सिर्फ शरीयत कानून मानने का जिक्र बार बार मजहर खान करता है। पेज पे जाके
तो वही भलाई की बातें करते थे कि आज अपना आवाज उठाओ, ये सब की तकरीर करते थे। बाकी कोई के खिलाफ नहीं, कोई के कुछ भी नहीं कि हाँ भाई आज हमारी सरकार ये कर रही है तो हम इसके, सबको उठो एक साथ हो। आज जो हमारी भलाई नहीं कोई सरकार सोच रही है तो हम करेंगे उसको, उनको आवाज उठाएंगे। देश के अंदर पीएफआई कितनी खौफनाक साजिश रच रहा था, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगातार लोगों को भड़काकर लोगों को जोड़ रहा था और हिंसा के लिए उकसा रहा था। एटीएस सूत्रों की माने तो मजहर खान पीएफआई का कमांडर है। सिमी से जुड़ा रहा है मजहर खान। सिमी पर बैन लगा तो पीएफआई में शामिल हो गया। मजहर को पीएफआई हर महीने 10,000 रुपए देती थी। पीएफआई से जुड़ने के बाद लगातार मजहर खान युवाओं को बरगलाने का काम करता था। पीएफआई से मिले पैसों के जरिए ही वो अपना यूट्यूब चैनल चला रहा था। पीएफआई से तो जुड़े हुए थे, वो काम करते थे, अच्छा काम, लोगों के लिए भलाई का काम करते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो सब फेक है। तो पैसे की बात आ रही, क्या पैसा मिलता था? फेक है सब। एटीएस की इस ताबड़तोड़ गिरफ्तारी ने देश के अंदर पनप रहे पीएफआई के खौफनाक इरादों की परत दर परत खोल कर रख दी है, जिसमें भारत के खिलाफ रची जा रही थी खौफनाक साजिश। न्यूज 18 इंडिया लगातार पीएफआई की भारत विरोधी गतिविधियों का पर्दाफाश कर रहा है। अब आपको बता दें कि पीएफआई का बिजनेस मॉडल क्या है। पीएफआई सऊदी अरब और यूएई में कंपनी चलाती है। कंपनी के जरिए लोगों को भारत से खाड़ी देश भेजा जाता है और अब तक करीब 30,000 भारतीय खाड़ी देश भेजे जा चुके हैं। यूपी, तमिलनाडु, केरल से यूएई और सऊदी अरब भेजा गया है। यूएई में काम करने वाले भारतीयों से लिया जाता है पैसा। आपको बता दें कि भारतीयों के वेतन से 2200 रुपए हर महीने लेती है पीएफआई। पीएफआई हर महीने 6 करोड़ 61 लाख रुपए कमाती है। खाड़ी देशों से यूएई की करेंसी में ये पूरा लेन देन किया जाता है। और इधर पीएफआई के सदस्य जिन पर ताबड़तोड़ लगातार छापे जारी है, इसके साथ ही वाराणसी में भी एटीएस ने पीएफआई के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें पेशी के बाद कोर्ट में 14 दिन की न्यायिक हिरासत के लिए भेज दिया गया। पकड़े गए आरोपी का भाई है, यानी कि दोनों आरोपी भाई हैं। दोनों आरोपी आदमपुर में बुनकर का काम करते हैं। आरोपी एनआरसी के खिलाफ हुए प्रदर्शन में भी शामिल हुए थे। और तमिलनाडु के मदुरई इलाके में एक अज्ञात शख्स ने आरएसएस नेता के घर पर 3 पेट्रोल बम फेंके हैं। ये घटना मदुरई के पट्टानाड़ी इलाके की बताई जा रही है, जहां पर ये बम फेंके गए हैं। आरोपी पेट्रोल बम फेंककर आसानी से फरार भी हो गया। हालांकि इस वारदात में किसी के जख्मी होने की खबर नहीं। राज्य में आरएसएस सदस्य को निशाना बनाया जा रहा है। एक ही दिन में इस तरह की ये दूसरी घटना है। इससे पहले चेन्नई के पास तांबरम में आरएसएस नेता के घर पर पेट्रोल बम फेंका गया था। तो आरएसएस सदस्य के घर पर किस तरीके से पेट्रोल बम फेंका गया है, उसका ये सीसीटीवी फुटेज और तस्वीरें सामने आई है। 3 पेट्रोल बम फेंककर आरोपी फरार हो चुके हैं। हालांकि इसी फुटेज के आधार पर पुलिस अपनी जांच पड़ताल को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी तक इन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा चुका है। आपको बता दें कि आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार पीएफआई के निशाने पर रहे हैं और ऐसे में पीएफआई के खिलाफ जिस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन यहां पर जांच एजेंसी लेती हुई नजर आ रही है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये बौखलाहट इस तरीके से घटनाओं में निकलकर सामने आ रही है। तो दूसरी ही तरफ कई तस्वीरें भी ऐसी है जहां पर पीएफआई के कार्यकर्ता पाकिस्तान के समर्थन में उतर आए हैं, पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सरकार का यही कहना है कि पीएफआई का कोई भी नेता हो, कोई भी कार्यकर्ता हो, उसके खिलाफ इस तरीके से कार्रवाई की जाएगी कि आगे ऐसे मामले सामने ना आए। और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से जुड़ी हुई है। सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाह बड़ी तेजी से फैल रही है कि चीन में तख्ता पलट हो चुका है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। इस अफवाह को और ताकत तब मिली जब खबर आई कि बीजिंग एयरपोर्ट से 6000 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। ये फ्लाइट्स नेशनल और इंटरनेशनल दोनों हैं। तो चीन में तख्ता पलट की अटकलें सोशल मीडिया पर तेज होती हुई। क्या चीन में शी जिनपिंग का राज खत्म हो गया है?
क्या चीन की सत्ता पर सेना का राज हो गया है? क्या चीन में शी जिनपिंग हाउस अरेस्ट हो गए हैं? क्या चीन में तख्ता पलट हो गया है? सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक दावे किए जा रहे हैं। चीन में तख्ता पलट हो गया है। दावा है कि बीजिंग एयरपोर्ट से 6000 फ्लाइट कैंसिल हो गई हैं। ये फ्लाइट्स नेशनल और इंटरनेशनल दोनों हैं। आखिर सोशल मीडिया पर हो रहे इन दावों के पीछे का सच क्या है? सोशल मीडिया पर अफवाह है कि चीनी राष्ट्रपति को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। दावा किया जा रहा है कि हाल ही में जब शी जिनपिंग उज्बेकिस्तान के समरकंद SCO समिट में थे, तभी उन्हें सेना के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। पूरी दुनिया में ये खबर आग की तरफ फैली हुई है, लेकिन बड़ी खबर ये है कि न ही चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और न ही वहाँ के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने इस खबर का खंडन किया। चीन के ही कुछ सोशल मीडिया यूजर्स की ओर से दावा किया गया है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि PLA ने शी जिनपिंग को राष्ट्रपति के पद से हटा दिया है और सत्ता अपने हाथ में ले ली है। उनको नजरबंद कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर तख्ता पलट की चर्चा आम हो गई है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अब ली किया ओमिंग चीन के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। इन दावों की हकीकत क्या है, ये बड़ा सवाल है। इस बीच कहा यह जा रहा है कि चीन में शी जिनपिंग की पॉलिसी को लेकर बड़ा विरोध हो रहा है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी शी जिनपिंग की अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी को लेकर असहमत थी। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी शी जिनपिंग की ताइवान पॉलिसी और अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव से खुश नहीं थी। शी की जीरो कोविड पॉलिसी का चीन में विरोध हो रहा है। कोविड की वजह से चीन की अर्थव्यवस्था खराब हुई। चीन का सप्लाई चेन टूट गया। ऐसे में वहां की लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। चीन में बेरोजगारी लगातार बढ़ गई। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि चीन में खाने पीने की चीजें कम हो रही हैं। पिछले महीने चीन के एक राज्य में ATM में पैसे नहीं थे। जब लोगों ने इसका विरोध किया तो चीनी सेना ने सड़क पर टैंक उतार दिया था। अब खाने की कमी को लेकर भी लोग सड़कों पर विरोध कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है इन्हीं वजहों से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने शी जिनपिंग को हटाने का फैसला किया। शायद जिनपिंग को इन बातों की भनक पहले ही मिल चुकी थी। यही वजह थी कि वो पिछले 2-2.5 साल से किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग में शामिल नहीं रहे थे। लेकिन पिछले हफ्ते जब वो उज्बेकिस्तान के समरकंद में SCO की मीटिंग में शामिल होने गए तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेताओं ने मीटिंग कर तख्ता पलटने का फैसला किया। चीन से वैसे भी वीडियो तस्वीरें बाहर आ पाना मुश्किल होता है, लेकिन जो मैसेज सोशल मीडिया पर चल रहे हैं उनमें चीनी लोगों ने भी बताया है कि बीजिंग में कुछ असामान्य घटनाक्रम चल रहा है। पूरा शहर सेना के पहरे में है। हालांकि कोई भी इस बात की पुष्टि करने की स्थिति में नहीं है कि शी जिनपिंग को वाकई पद से हटाकर नजरबंद किया गया है या नहीं। शी जिनपिंग के खिलाफ बगावत की अफवाहें पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी कई बार ऐसी खबरें सोशल मीडिया में सनसनी फैलाती रही हैं कि जिनपिंग के खिलाफ विद्रोह हो गया है, लेकिन शी अपनी ताकत और मजबूत करते चले गए। तो इस वक्त चीन में तख्ता पलट की हलचल मची हुई है, तो वॉशिंगटन को भी लेकर तकरार तेज होती हुई नजर आ रही है। अमेरिका की ताइवान को लेकर खुली चेतावनी पर चीन ने पलटवार किया है। चीन ने यह कहा है कि अमेरिका गलत संदेश दे रहा है, ताइवान में उसका दखल ठीक नहीं है। वहीं अमेरिका ने यह कहा है कि ताइवान स्ट्रेट में शांति जरूरी है। ताइवान पर तनाव के बीच दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे माहौल में ऐसी तनातनी किसी बड़े खतरे का संकेत समझा जा रहा है। एक तरफ दम दिखाया जा रहा है, दूसरी ओर हाथ मिलाए जा रहे हैं। एक और यूएन में शांति का पाठ पढ़ा जा रहा है, दूसरी ओर युद्धपोत से जंगी जहाज उड़ान भर रहे हैं। ड्रैगन का डबल स्टैंडर्ड जग जाहिर है। ये तस्वीरें तो बस मानगी हैं। हाथ मिलाते रहिए और दिल में बगल में चाकू दबाए रखिए। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और चीन के विदेश मंत्री की यूएन में मुलाकात हुई और जैसा कि पहले से अंदेशा था, मैसेज लाउड एंड क्लियर आया। दोनों ओर से ताइवान की आजादी और ताइवान पर कब्जे की कस्में वादे दोहराए गए। अमेरिका ने क्लियर कट संदेश दिया कि ताइवान स्ट्रेट में शांति और अस्थिरता बनाए रखना क्षेत्रीय वैश्विक सुरक्षा और समृद्धि के लिए अहम है।
अमेरिका ताइवान स्ट्रेट में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, जो उसकी लंबे समय से चली आ रही एक चीन नीति के अनुरूप है। ताइवान को लेकर अमेरिका का यह स्टैंड नया नहीं है। जाहिर है चीन की ओर से जबरदस्त रिएक्शन आया। ड्रैगन ने भड़कते हुए बयान दिया, अमेरिका ताइवान को लेकर बहुत गलत और खतरनाक सिग्नल भेज रहा था और ताइवान की स्वतंत्रता गतिविधि जितनी आक्रामक होगी, शांतिपूर्ण समाधान होने की संभावना उतनी कम है। ताइवान का मुद्दा चीन का आंतरिक मामला है और इसे हल करने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल किया जाएगा, इसमें अमेरिका को दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। सवाल है अब आगे क्या? चीन की चेतावनी और धमकियों का असर न ताइवान पर देखने को मिल रहा है न अमेरिका पर। उल्टे ताइवान चीन को खुली चुनौती दे रहा है। छोटा देश होने के बावजूद ताइवान चीन की दादागिरी के आगे झुकता नहीं दिख रहा। ताइवान साफ शब्दों में कह रहा है कि ताइवान की नाकेबंदी या किसी तट को जब्त करना युद्ध का कार्य माना जाएगा और ताइवान आत्मसमर्पण नहीं करेगा। ताइवान शांति चाहता है और हमला करने पर अपना बचाव करेगा। मतलब ताइवान तैयार है खुद को बचाने के लिए, अमेरिका तैयार है ताइवान को मदद देने के लिए। अब सवाल है कि क्या चीन तैयार है ताइवान को तत्काल कब्जाने के लिए? दुनिया भर के कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन की सैन्य कार्रवाई ताइवान पर सीधी नहीं हो सकती है। इसमें ताइवान को चीन के शासन को स्वीकार करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करने के लिए नाकाबंदी जैसी कार्रवाइयां शामिल हो सकती हैं। ताइवान इसके लिए भी तैयार है, लेकिन सवाल सिर्फ तैयारियों का नहीं है। सवाल दो महाशक्तियों चीन और अमेरिका के टकराव का, जिसकी वजह से ताइवान स्ट्रेट से लेकर साउथ चाइना सी तक में खलबली है। चीन चाहता है कि ताइवान बिल्कुल शांति से उसके सामने सरेंडर कर दे, क्योंकि ताइवान उसी का हिस्सा और ताइवान है कि अपनी आजादी से बढ़कर उसे कुछ नहीं चाहिए। ताइवान के इस आजादी का सबसे बड़ा पहरेदार है अमेरिका। लिहाजा ताइवान पर हमले के पहले चीन को यह सोचना पड़ रहा है कि ताइवान जीतने गए और कहीं अमेरिका से आमना सामना हुआ तो क्या होगा। और वर्तमान में ना चीन ना ही राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस हालात में है कि अमेरिका से डायरेक्ट दो हाथ कर सके। इस बीच अमेरिका और चीन के नेताओं की बातें जारी है। नवंबर में बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात होने की संभावना जताई जा रही है। इस मुलाकात से क्या हल निकलेगा ये तो उस वक्त पता चलेगा। फिलहाल आलम यह है कि अमेरिका ताइवान को भर भर कर हथियार सप्लाई कर रहा है और इधर चीन तमाम शांति की बातों के साथ ताइवान को हड़पने की प्लानिंग कर रहा है। ताइवान को लेकर शायद चीन की सेना 4 तरह के हमलों की तैयारी कर रही है। पहला है ताकत से जुड़ा अभियान, यानी चीन तब तक ताइवान पर मिसाइल दागेगा जब तक कि ताइवान घुटने ना टेक दे। दूसरा है तब तक नाकेबंदी जब तक कि ताइवान का नेतृत्व शी जिनपिंग की मांग के आगे हथियार न डाल दे। तीसरा है कि चीन एयर रेड कर सकता है। चीन इस इलाके के अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकता है। चौथा अभियान चौतरफा हमला हो सकता है। ज्यादातर मिलिट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन शुरुआती तीनों विकल्पों को आजमा सकता है, यानी ताइवान पर चीन चौतरफा हमले से बचना चाहेगा। लेकिन यह सिर्फ कयास है, क्योंकि चीन की मिलिट्री ताकत का प्रदर्शन जो हालात बयां कर रहे हैं वो जमीन पर नहीं दिखती। अगस्त की शुरुआत से बढ़ते ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन का विवाद अनसुलझी गुत्थी में बदल चुका है, जिसे समझने के लिए ताइवान के 3 दशक पीछे के इतिहास को देखना बहुत जरूरी है। 1990 के दशक से ताइवान में राष्ट्रपति का सीधा चुनाव होता है। तब से ताइवान में ऐसे लोगों की संख्या लगातार घट रही है जो खुद को चाइनीज कहते हैं। लोकतंत्र की जमती जड़ों ने चीन को परेशान कर दिया है, लेकिन ये 3 दशक पीछे का वो दौर है जब चीन ने भी अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू की थी।
इस वजह से चीन दुनिया के कारोबारी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में दबदबा दिखाने लगा। चीन अपने पड़ोस में संप्रभुता को लेकर कहीं ज्यादा आक्रामक तरह से दावेदारी करने लगा, लिहाजा नौबत युद्ध के मुहाने तक पहुंच गई। वैसे भी जब कोई उभरती शक्ति किसी सुपर पावर को चुनौती देती है तो नतीजा युद्ध के रूप में सामने आता है। चीन और ताइवान की लड़ाई के बीच अमेरिका तीसरे सबसे ताकतवर किरदार के तौर पर सामने आ रहा है। अगर चीन ने ताइवान पर हमला बोला तो इसे अमेरिका अपने ऊपर ही हमला मानेगा। चीन आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य तौर पर एक शक्ति है, इसे लेकर कोई शक या सवाल नहीं है। लेकिन यहाँ सिर्फ ताइवान और चीन की शक्ति की बात नहीं, क्योंकि इस लड़ाई में जो तीसरा किरदार है वो सबसे ताकतवर है और वो है अमेरिका, जिसके दम पर ताइवान की आजादी महफूज है। लिहाजा ताइवान पर चीन हमला करता है तो यह हमला अमेरिका चीन के बीच डायरेक्ट वॉर के रूप में ही माना जाएगा। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं नेशनल कांग्रेस में शी जिनपिंग को अगले 5 साल के लिए नेता चुना जाएगा। शी जिनपिंग का यह तीसरा कार्यकाल होगा। उसी दौरान चीन पर दबाव होगा कि ताइवान को लेकर वो कड़ा रुख अपनाए। दूसरी ओर ताइवान वन कंट्री टू सिस्टम के तहत चीन के साथ एकीकरण के लिए मान जाए, इसकी संभावना ना के बराबर है। हांगकांग में जो कुछ हुआ है उसे देखने के बाद ऐसा मुश्किल लगता है। सवाल है, फिर क्या अमेरिका चीन युद्ध ही एकमात्र विकल्प बच जाता है? कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि कई बार युद्ध ही रास्ता होता है, लेकिन अमेरिका और चीन दोनों सीधे युद्ध लड़ना कतई पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि युद्ध के लिए ताकत भी इकोनॉमी से आती है और इस वक्त पूरी दुनिया के जो हालात हैं वो यूक्रेन जंग देखकर सहमी हुई है। लिहाजा फिलहाल तो कम से कम लड़ाई से सिर्फ तबाही और बर्बादी ही होगी। 73 साल से चीन और ताइवान के बीच टकराव चल रहा है। ताइवान का आकाश हो या समुद्री सीमा हो, चीन लगातार घुसपैठ करता रहता है। चीन नहीं चाहता है कि ताइवान के मुद्दे पर किसी भी तरह का विदेशी दखल हो। और अमेरिका है कि मानता ही नहीं। माइकोलेव में न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास रूस ने मिसाइल से हमला किया और इस हमले के बाद यूक्रेन ने रूस पर बड़ा आरोप लगाया। यूक्रेन ने कहा है कि रूस परमाणु आतंकवाद फैला रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जो कि सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि रूस अब परमाणु हमला कर सकता है। एटमी हमले की धमकी लगातार पुतिन की तरफ से दी जा चुकी है और ऐसे में अब यूक्रेन की सेना अगर पलटवार कर रही है तो ऐसे में बौखलाहट भी कहीं ना कहीं लगातार अपने बयानों के जरिए पुतिन जाहिर करते हुए। रूस ने फिर दोहराया परमाणु राग। पुतिन के बाद विदेश मंत्री की धमकी। जनमत संग्रह पर बेकाबू हुई जंग। पुतिन के मुंह से अब दो ही शब्द निकल रहे हैं, परमाणु अटैक। और ना सिर्फ पुतिन के मुंह से,
बल्कि उनके मंत्री और टॉप जनरल भी अब सिर्फ 2 ही शब्द कह रहे हैं, एटमी वॉर, यानी यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए रूस परमाणु तबाही को तैयार है। पहले पुतिन ने परमाणु हमले की धमकी दी, अब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने न्यूक्लियर अटैक की बात कही। यूनाइटेड नेशन की बैठक में सर्गेई लावरोव ने कहा, भविष्य में रूस में शामिल होने वाले क्षेत्र की रक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे। यूनाइटेड नेशन की बैठक में उनसे सवाल किया गया कि क्या यूक्रेन के जिन इलाकों पर अब रूस ने कब्जा कर लिया है, उसकी रक्षा के लिए न्यूक्लियर अटैक करेंगे। इससे पहले खुद पुतिन भी साफ कर चुके हैं कि अगर पश्चिमी देश यूक्रेन के मामले में दखल देते रहे तो वो घातक हथियारों के इस्तेमाल से नहीं चूकेंगे। Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. पुतिन ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि रूस एक बड़ी परमाणु शक्ति है। उनकी इस बात को अगर रूस की घातक मिसाइल से जोड़ा जाए तो खतरा एक नई बुलंदी पर पहुंच जाता है। पुतिन के पास न्यूक्लियर अटैक करने के लिए एक से बढ़कर एक घातक मिसाइलें हैं। पोसाइडन नाम की परमाणु पनडुब्बी है जो समंदर में रेडियो एक्टिव सुनामी ला सकती है। पुतिन के शस्त्रागार में Tu-160 और Tu-95 जैसे खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्बर हैं। और तो और पुतिन के परमाणु जखीरे में 2 S-7 पियोन तोप भी है जिससे परमाणु बम दागा जा सकता है। पुतिन के शस्त्रागार में ऐसी मिसाइलें हैं जिनका टारगेट यूक्रेन और यूरोप ही नहीं बल्कि इन मिसाइलों से दुनिया भर में तबाही मचाई जा सकती है। इसीलिए पुतिन की महाशक्तिशाली परमाणु मिसाइल से पूरी दुनिया टेंशन में है। हालांकि रूस के परमाणु हमले की धमकी पर यूक्रेन ने पलटवार किया है। कहा कि रूस का यूनाइटेड नेशन में दिया गया बयान गैर जिम्मेदाराना है जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। साथ ही परमाणु शक्ति संपन्न देशों से अपील की कि रूस के इस बयान का विरोध करें।